हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन आईएएस। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन लोग जो हैं यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप एक कॉमन ग्रेजुएट से लेके डॉक्टरेट तक हैं तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो नेशनलिटी रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, भारतीयों के अलावा फॉरेनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, किंतु आईएएस, आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस और आईपीएस के लिए भारतीय होना जरूरी है। अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवार या तो भारत का नागरिक हो, या नेपाल की प्रजा हो, या फिर भूटान की प्रजा हो। इसके अलावा दोस्तों वह तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत आया हो, या फिर दोस्तों इसके अलावा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरा एंड वियतनाम से पलायन कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों उम्मीदवार के पास भारत का द्वारा प्रदान किया गया एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ भूटान से हो या जो भी हो, या भूटान से, तिब्बत से, या फिर नेपाल से हो, इसके अलावा कहीं से पलायन करके आया हो। इसके होने के अलावा उसके पास एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसको इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अगर वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उस पर्सन के पास नहीं है तो अपीयर तो हो सकते हैं, परंतु एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद ही उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। अगर उसके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा जाएगा यूपीएससी की साइड से। उसको पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना नेसेसरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या एज रिक्वायरमेंट रहती है यूपीएससी में। देखिए दोस्तों, एज की कैलकुलेशन नोटिफिकेशन जो होती है वो 1 अगस्त की डेट से की जाएगी। इट मीन्स जो 1 अगस्त होती है, सपोज दैट कि 2021 में फॉर्म आया तो इसकी 1 अगस्त से जो है हमारी एज कैलकुलेशन की जाएगी। हर श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए अटेम्प्ट तथा एज का निर्धारण भिन्न भिन्न होता है। उम्मीदवार को कम से कम दोस्तों 21 वर्ष का होना आवश्यक है। अगर आपकी एज 21 प्लस है या 21 है तो दोस्तों तभी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कैटेगरी वाइज एज क्राइटेरिया तथा नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। आपकी एज लिमिट होती है 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल तक एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यदि आप एक ओबीसी क्राइटेरिया से, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप केवल 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। 32 ईयर तक आपकी एज लिमिट है, लेकिन ओबीसी में दोस्तों आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 35 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। यही बात करते हैं दोस्तों, अगर हाँ आप जो है एससी या एसटी क्राइटेरिया से हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो दोस्तों आप टिल दी अपर एज लिमिट, जब तक कि आपकी एज पूरी नहीं हो जाती है, जब तक आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपको एज लिमिट 32 ईयर्स मिलेगी, साथ में ही आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 37 ईयर्स 37 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट, वो पर्सन जो दिव्यांग हैं उनके लिए हमारे नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, एज लिमिट क्या होती है। देखिए दोस्तों, यदि कोई दिव्यांग है तो वो अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करता है दोस्तों उसको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर एससी या एसटी कैटेगरी में बिलोंग करता है दोस्तों तो टिल द अपर एज लिमिट, जब तक कि उसकी एज पूरी नहीं हो जाती है जब तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें एज लिमिट दोस्तों होती है 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल। इसमें 10 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो 42 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जनरल ओबीसी कैटेगरी में केवल 9 अटेम्प्ट्स ही आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल धारक की, वो कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनकी जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, वो अप टू द अपर एज लिमिट, जब तक कि इन लोगों की एज नहीं हो जाती है
जब तक आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल धारक हैं तो दोस्तों अगर आप 37 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं विथ रिलैक्सेशन। एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 40 यानी कि 40 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं विथ रिलैक्सेशन। एंड अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से हैं और जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल धारक हैं तो दोस्तों 5 वर्ष की छूट के साथ साथ आप जो है 42 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड या दिव्यांग हैं और आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल धारक हैं तो आप 50 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि 15 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, हमारे वो आर्मी सोल्जर्स, वो डिफेंस के सोल्जर जो अशांतिग्रस्त क्षेत्रों में विकलांग या दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा से नियुक्त किए गए हैं, जो सेवा से निर्मुक्त किए गए हैं, वो ऐसे दिव्यांग हमारे जो डिफेंस के लोग हैं उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया यहाँ बनाया गया है। यूपीएससी ने अलग क्राइटेरिया रखा है। यदि ऐसे लोग जो हमारे दिव्यांग हैं और असाधिग्रस्त क्षेत्रों में फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए हैं तो दोस्तों उनकी जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो दोस्तों उनको विथ 5 ईयर रिलैक्सेशन के साथ 37 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि वो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो दोस्तों 38 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि वो SC या ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो दोस्तों वो 40 ईयर तक यानी 40 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि यूपीएससी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही जन्म की तारीख मानेगा, ना कि आपकी जन्म कुंडली, नगर निगम सर्टिफिकेट या एफिडेविट की कोई मान्यता नहीं होगी। इसका मतलब दोस्तों तो जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। आपकी जो जन्म कुंडली या फिर नगर निगम सर्टिफिकेट यहाँ इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए किसी भी पेपर में अपीयर होने को यूपीएससी अटेम्प्ट्स काउंट करता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, सिविल सर्विस की किसी भी प्रीलिम्स के में आप अगर एग्ज़ाम देते हैं और उसमें अपीयर होते हैं तो दोस्तों आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। इसके अलावा दोस्तों जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों उम्मीदवार के मान्यता प्राप्त उम्मीदवार जो होता है इसमें जो भी एग्ज़ाम में अप्लाई करता है उसको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता, डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता, उसके समकक्ष जो भी डिग्री होती है वो, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री के साथ भी सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फाइनल ईयर में अपीयरिंग छात्र को, जो फाइनल ईयर में अपीयर होगा छात्र भी सिविल सर्विस, वो भी फॉर्म भर सकता है यदि वे प्रीलिम्स पास कर लेते हैं और उन्हें अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो मार्कशीट होगी फाइनल ईयर की, उसको सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 के साथ यूपीएससी को भेजनी होगी। यदि आप अपीयरिंग हैं और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप वहाँ अपना लास्ट ईयर जो है वो शो नहीं कर पाते हैं दोस्तों, आप बाद में भी इसको शो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आईपीएस ज्वाइन करने के बाद भी एक उम्मीदवार सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकता है। दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा लोग आईपीएस क्लियर कर लेते हैं, एक आईपीएस होते हुए भी वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, इसीलिए या तो वो अपने रैंक इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या उनका टारगेट होता है एक आईएएस बनना। तो दोस्तों वो लोग जो है सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं, परंतु एक आईएएस या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो चुके उम्मीदवार जो होता है वो सिविल सर्विस का फॉर्म नहीं भर सकता, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ जानते हैं इसमें मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर कुछ ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं होता है, बट एक रिक्वायरमेंट रहती है, आपको मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। यदि आप उसमें फेल हो जाते हो या फिर फिट होते हो या अनफिट होते हो या फिर टेम्पररी अनफिट या अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विस का इशू आता है, इट मीन्स यहाँ दो सर्विसेज हैं, एक टेक्निकल है एक नॉन टेक्निकल है। दोस्तों टेक्निकल में जो आता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज IRTS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार पुलिस सर्विस DANIPS, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस PONDIPS एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF जो आते हैं हमारे टेक्निकल सर्विस में आते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो मेडिकल होता है उसमें क्या होता है, विज़न होता है, हाइट होती है, चेस्ट होता है, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो काउंट किए जाते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए भरते हैं फॉर्म
IAS, IPS, IFS एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो दोस्तों ये नॉन टेक्निकल सर्विस है, इनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट तो रहता है बट इतना हाई नहीं होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन का कितना क्राइटेरिया रहता है, क्या उसमें रिलैक्सेशन रहता है, ये सब जानेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों को, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।